आज हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल का पार्ट 2। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 आपको पिछले दिनों में आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल का पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन के बारे में जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 होता है। ठीक है, गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन स्थान बदलने पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर स्थान बदलने पर क्या होता है, इसका मान भी घटते और बढ़ते रहता है। ठीक है, तो आपको आज हम यही बताने वाले हैं कि किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल का या गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा और किस स्थान पर घटेगा और किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होगा। ठीक है, तो यही जानने वाले हैं। यहां से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो एक मिनट थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। देखिएगा, ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी का ये क्या है, आपका केंद्र है। ठीक है, पृथ्वी का ये क्या है, केंद्र है। जैसे आप हम जानते हैं कि पृथ्वी नारंगी की तरह क्या है, गोल है। पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है, तो पृथ्वी का भी तो एक सेंटर पॉइंट होगा या उसका एक केंद्र होगा। ठीक है ना, तो इस केंद्र में, पृथ्वी के इस केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो पहला आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, शून्य होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिएगा, हाँ, अब हमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से देखिए, ये है आपका, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते ठीक रहेगा, रुकिए। ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के ये दो ध्रुव है, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव, पृथ्वी पर दो ध्रुव होता है, एक हो गया उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो गया दक्षिण ध्रुव। और ये हो गया आपका विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा या हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव होता है, दोनों ध्रुव में गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है सबसे अधिक होता है। तो आपको अगर पूछेगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा दोनों ध्रुवों में। ठीक है, ये दोनों ध्रुवों में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, और विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान विषुवतीय रेखा पर कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यहां पर तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है, यहां भी अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान धीरे 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 क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाइए या आप दक्षिणी ध्रुव की ओर जाइए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान में क्या परिवर्तन होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। तो आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइए, ठीक है, कोई भी ध्रुव की ओर जाइए, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, दोनों ओर जाइए, आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के विषुवतीय विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बोलिए या गुरुत्वाकर्षण बल बोलिए, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जैसे इधर से आएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान धीरे 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 घटते घटते कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर समझिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट, फिर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, देखिए हम तो अभी पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर क्या है? खड़े हैं। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है 9.8 है। ठीक है, अगर मान लीजिए पृथ्वी से हम धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा या घटेगा? सोचिए एक बार। तो यहां पर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जैसे ही जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो गुरुत्व त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल का मान धीरे धीरे क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? ध्यान दीजिए। तो यहां देखिएगा, हाँ, तो यहां समझिएगा, इसको ध्रुव मत मान लीजिएगा, इसको ध्रुव बिल्कुल भी मत मानिएगा भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, पृथ्वी पर खड़ा है, ठीक है ना। अगर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 9.8 है, यहाँ पर तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। लेकिन जैसे जैसे यहां से हम ऊपर की ओर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और आगे को अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? शून्य। और जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान जहां शून्य हो गया तो वहां पर हम अपना जो भार है शून्य महसूस कर पाएंगे। हम अपना भार क्या महसूस कर पाएंगे? शून्य महसूस कर पाएंगे। ठीक है ना। और अंतरिक्ष में हम क्या होंगे? तैरते हुए नजर आएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपस्थिति में हम अपना जो भार है वो शून्य महसूस होगा। कैसे महसूस होगा? शून्य महसूस होगा। ठीक है, आप लोग पैरा कमांडो सबको देखे होंगे, ठीक है, पैरा कमांडो सबको देखे होंगे फिल्म सब में। वो लोग क्या करता है, हेलीकॉप्टर हो गया या हवाई जहाज से क्या होता है, ऊपर से कूदता है। तो कूदने के बाद देखिएगा वो आसानी से पानी में क्या होता है, आसानी से वायु में क्या होता है? तैरते रहता है। ठीक है ना। तो वो अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस करता है। ठीक है, और वो तैरते रहता है। जैसे जैसे नीचे आते जाता है अपना भार अधिक महसूस होते जाता है। ठीक है, एक समय ऐसे आता है जब उसको लगता है कि अपना कंट्रोल खोने वाला है, तो वो पैराशूट क्या करता है? खोल देता है। ठीक है, और आसानी से क्या होता है? वो पृथ्वी पर आ जाता है। तो अंतरिक्ष में ऊपर में जो आकाश में है आप अपना भार कम महसूस कर पाइएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम अगर पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे केंद्र की ओर, तो इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा। कैसे? देखिए, यहाँ 9.8 है, आगे जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर 8 होगा, 7 होगा, ठीक है, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? शून्य। यानी पृथ्वी के सतह से अगर हम आकाश की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। और पृथ्वी के सतह से अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर भी जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट यहां पर होगा। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से, ठीक है, आकाश की ओर, आकाश की ओर, आकाश की ओर जाने पर जी का मान, जी का मान घटेगा।
क्या होगा? घटेगा। जी का मान क्या होगा? घटेगा। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान भी घटेगा। मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? शून्य। ठीक है, पृथ्वी के सतह से अगर हम आकाश की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। पृथ्वी के सतह से अगर पृथ्वी के अंदर, ठीक है, गड्ढा खोद खोद के केंद्र की ओर जाने का प्रयास करेंगे तो भी जी का मान क्या होगा? घटेगा। अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उदग्र ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ऊपर की ओर फेंकी जाती है। गिरने के पहले कि यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा? ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला क्या? देखिए, क्वेश्चन बोला गया है एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उदग्र ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है ना, मान लीजिए मेरा पास एक गेंद है। ठीक है, एक गेंद है। हम इस गेंद को क्या करेंगे? 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ऊपर आसमान की ओर फेंकेंगे। कहां फेंकेंगे? ऊपर आसमान की ओर फेंकेंगे। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं जैसे गेंद ऊपर जाएगा, जैसी गेंद ऊपर जाते जाएगा उसका स्पीड क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उस गेंद का ऊपर जाते जाते स्पीड एकदम शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य होने के बाद फिर उस स्थिति से फिर वो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ते बढ़ते वो पृथ्वी पर क्या होगा? गिर जाएगा। ठीक है, ये स्थिति आप अनुभव कर चुके होंगे बचपन में। ठीक है, पत्थर आप फेंकते होंगे ऊपर में, बॉल फेंकते होंगे, गेंद फेंकते होंगे। ठीक है, तो देखे होंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले। ठीक है, पृथ्वी के सतह से एक गेंद हम 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंके। जब फेंके इसका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड था। कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड था जब इस गेंद को हम क्या किए? फेंके। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक समय क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा इसका स्पीड क्या होगा? घटते जाएगा। एक समय ऐसे आएगा इसका स्पीड क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसका अंतिम वेग मतलब भी। अंतिम वेग को क्या बोलते हैं? भी। अंतिम वेग हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। और पहले किस स्पीड से फेंका था? पहले इसको फेंका था कितना स्पीड से? 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से फेंका था। ध्यान देगा, जब फेंका था तो उस समय उसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम यू से सूचित करते हैं। ठीक है, अब वो धीरे धीरे अंतिम ऊंचाई तक गया और वहां पर बॉल क्या हो गया? रुक गया। रुकने के बाद उसका स्पीड क्या हो गया? शून्य हो जाएगा। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद फिर वहां से प्रारंभिक वेग शून्य होगा और धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा और पृथ्वी की सतह में उसका अंतिम वेग यानी सबसे अधिक वेग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिएगा। हाँ, एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उदग्र ऊपर की ओर फेंका गया। जिस समय गेंद को फेंका गया था उस समय इसका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड था। तो इसको बोलेंगे हम लोग भी।
सॉरी, इसको बोलेंगे यू। यू इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला देखिए, गिरने से पहले, ठीक है, गिरने से पहले यानी वो धीरे धीरे ऊपर गया और इसका स्पीड शून्य हो गया। अब शून्य होने के बाद वहां से वो गिरना क्या होगा, चालू होगा। तो गिरने से पहले बोल रहा है, तो गिरने से पहले उसका स्पीड कितना था, शून्य था। तो अंतिम वेग मानी v इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गिरने से पहले यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, गिरने से पहले यह कितने ऊंचाई तक जाएगा। जब यहां से गेंद को फेंका गया था ऊपर, तो भाई कुछ ना कुछ तो ऊंचाई गया होगा, गेंद कुछ ना कुछ ऊंचाई गया होगा। यहाँ इसका स्पीड था 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन धीरे धीरे ऊपर गया और अंतिम वेग इसका हो गया यहाँ पर 0। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो ऊंचाई गया होगा ना, तो उस ऊंचाई को ज्ञात करने बोल रहा है कि गिरने से पहले यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी आपको एच निकालना है। क्या निकालना है, एच, यानी हाइट निकालना है आपको। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस एफ। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GH, ये फॉर्मूला है, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। देखिए v देखिए दिया हुआ कितना 0, u दिया देखिए कितना 10 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, और g का मान कितना होगा 9.8 होगा, और यहाँ पर क्या होगा h आसानी से निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पर g का मान ले लेते हैं, h निकालना छोड़िए, g का मान ले लेते हैं, g इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं लगभग 10 भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9.8 ले लिया। देखिए तो v कितना दिया, देखिए v आपको कितना दिया है 10, नहीं सॉरी, v दिया है कितना 0 का स्क्वायर बराबर u कितना दिया, देखिए u 10 का स्क्वायर प्लस 2 है, 2 गुना g का मान 9.8 गुना h तो हमको निकालना है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 बराबर 10 का स्क्वायर 100 प्लस, यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर ना g का मान आपका माइनस होगा, यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ g का मान क्या होगा माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ध्यान दीजिए पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर जा रहा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। पृथ्वी से कोई वस्तु का अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, घटते हुए जाएगा। तो घटते हुए जाएगा यानी माइनस में जा रहा है, तो यहाँ गेंद ऊपर की ओर जा रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण बल घट रहा है, तो यानी जी का मान क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9.8 इंटू एच, क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं लगभग, जैसे आंसर रहेगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस प्लस, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे 9.8 से 2 को, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट गुना एच। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 रन देते हैं, देखिए 100 0 माइनस है, माइनस 9.6 को गुना करेंगे एच से तो 9.19.6 क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 19.6 इंटू की एच को कितना हो गया 19.6 एच हो गया। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए माइनस में है 19.6 एच, किस में माइनस में, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा 19.6 एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इधर देखते हैं, चलिए अब एच को ही रन देते हैं, एच को ही रन देते हैं, एच बराबर उधर क्या है 100 है, 100 लिख देते हैं, 19.6 इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 19.6, ठीक है। ऊंचाई कैसे मात्रा क्या होता है मीटर होता है, तो यहाँ पर ले लेंगे मीटर, तो 100/196 पॉइंट के बाद देखिए एक संख्या इसलिए 1 0 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब कटेगा, क्या होगा कटेगा, देखते हैं, एक मिनट, काटते नहीं है डायरेक्ट भागा देते हैं। देखिए हाँ 196 से इधर भागा देते हैं, इधर देखते हैं,
ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 1000 से भाग करेंगे 196 से, कितना आएगा देखिए, लगभग 200, 5 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा ये, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 देखिए, 5 छक 30 के जीरो, 5 छक 30 की जीरो, 3 हाथ में, 5 नवा 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 4 हाथ में, 5 का 5 और 4 9, 980 हो गया। तो कितना बचेगा यहाँ 20 हो गया, पॉइंट देंगे फिर जीरो आ जाओ, 196 का 196, कितना बचेगा 4। ठीक है, पॉइंट है, जीरो दिए, आगे नहीं जाएगा इसलिए यहाँ जीरो देंगे और यहाँ जीरो बैठा देंगे, कितना चल जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको ध्यान दीजिएगा, 5.102 आपका मीटर, या तो हम बोल सकते हैं इसको 5.10 मीटर। तो ध्यान दीजिए, ये गिरने से पहले ये कितने ऊंचाई तक जाएगा, 5.10 मीटर तक जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेम ऐसी क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। एक गेंद क्या करते हैं यहाँ पर 15 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 15, यानी 15 ले लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बोला गया एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से उदग्र ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है। गिरने से पहले यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, गिरने से पहले यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ये कितना स्पीड से फेंका गया, इसको देखिए, इसको फेंका गया यू इक्वल टू 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से फेंका गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और अंतिम इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग इक्वल टू इसका हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये गिरने से पहले कितने ऊंचाई तक जाएगा, हम नहीं पता कितने ऊंचाई तक जाएगा, तो यहाँ आपको एच निकालना है। ठीक है, और जी का मान कितना लेना, -9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लेना है, क्योंकि हम वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई पर फेंक रहे हैं। तो जैसे जैसे वस्तु ऊंचाई की ओर बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटते हुए जाएगा, यानी माइनस में जाएगा, इसलिए यहाँ पर जी का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो माइनस हो गया। तो चलिए निकालते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला हो गया। v कितना हो गया देखिए 0, 0 का स्क्वायर हो गया बराबर u कितना देखिए 15, 15 का स्क्वायर प्लस है प्लस 2 इंटू जी कितना है -9.8 इंटू, ध्यान दीजिएगा h का मान कितना हो जाएगा, नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस माइनस माइनस, अब 2 से 9.8 गुना करेंगे कितना होगा 19.6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर h हो जाएगा, गुना h हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे, -19.6h इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 19.6h प्लस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 225 बचा, इधर बनाते देखिए, तो यहाँ पर h बच जाएगा, h बराबर 225, h बराबर 225, यहाँ देखिए 19.6h से इंटू में, यानी गुना में, बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 19.6। ठीक है, ऊंचाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर, तो 225 बटा 196, पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए ऊपर एक जीरो चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 196 को से भाग करते हैं 225 को, 196 से भाग करते 2250 को। ठीक है, देखिए कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, 196 का 196 196, तो इधर से ऋण लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 15 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 11, 11 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचा, यहाँ जीरो उतरा, फिर एक बार में जाएगा। देखिए 196 का 196 कितना जाएगा, 10 से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपको कितना बचेगा, ये 9 ही बचेगा, कितना बचेगा 9 ही बचेगा, पॉइंट देंगे 0। ठीक हो गया, कितना बार में जाएगा, ये जाएगा शायद 3-4 बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, 4 6 24, 2 हाथ में, 4 9 36 37 38, 3 हाथ में, 4 1 4 और 3 7। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 11.4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको तो 11.4 मीटर लगभग हो जाएगा। तो 11.4 मीटर इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस टाइप का अगर मैथ आता है तो कैसे बनाइएगा, ठीक है, साइंस से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बता दे रहे आप लोगों को। कोई गेंद किस वेग से उदग्र ऊपर की ओर फेंकी जाए कि उच्चतम बिंदु तक जाने में इसे 2 सेकेंड लगे। 2 सेकेंड 2 सेकेंड लगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है पहले समझिए अच्छा से, ठीक है। कोई गेंद है, ठीक है, कोई एक गेंद है, किस वेग से उदग्र ऊपर की ओर फेंका जाए, मतलब किस वेग से फेंका जाए हमको नहीं पता। जैसे होता है ना, गेंद पकड़े हैं तो ईश्वर के ऊपर हम फेंकेंगे, तो जब फेंकेंगे, जब जैसे हाथ से छूटेगा तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा, ठीक है। तो वही स्पीड निकालने बोला है, यानी प्रारंभिक स्पीड, यानी प्रारंभिक वेग निकालने बोला है। आपको बोला प्रारंभिक वेग u इक्वल टू कितना होगा, तो किस स्पीड से हम क्या करेंगे, फेंकेंगे, ठीक है। तो गेंद किस वेग से उदग्र ऊपर की ओर फेंकी जाए कि उच्चतम बिंदु तक जाने में, उच्चतम मतलब अधिक से अधिक बिंदु तक, जहां उसका स्पीड कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग इक्वल टू शून्य हो जाएगा। तो अंतिम वेग जब शून्य हो जाएगा तो इस तक ध्यान दीजिएगा। जैसे ये पृथ्वी है, यहां से एक बालक क्या कर रहा है, गेंद फेंक रहा है ऊपर की ओर, तो धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पर कितना स्पीड से फेंका गया हमको नहीं पता, ये निकालना है, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, शून्य। तो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ अंतिम वेग क्या हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यह शून्य तक, यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो कितना सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड लगा, 2 सेकेंड, यानी टाइम लगा आपको 2 सेकेंड, SECOND, 2 सेकेंड समय लगा। तो आप किस वेग से फेंका गया, तो आपको क्या निकालना है, u निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आसानी से निकल जाएगा। देखिए v आपको 0 दिया हुआ है, u आपको निकालना है, g का मान तो आपको पता ही होगा, g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और t तो आपको दिया हुआ कितना, 2 सेकेंड, निकल जाएगा। देखिए v का मान कितना है, 0 बराबर u निकालना है आपको, प्लस g का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो g का मान क्या होगा, माइनस होगा, -9.8, ठीक है, इंटू t कितना, समय कितना है, 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 2 सेकेंड होगा, ठीक है। तो 0 बराबर u, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 9.8 को गुना करेंगे 2 से तो क्या होता है, 19.6 हो जाएगा, ठीक है, 19.6 हो जाएगा। अब देखिए -19.6 से बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, +19.6 बराबर इधर क्या बचेगा, u। तो इसलिए u बराबर 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो जिस समय इसको फेंका गया था उस समय उसका स्पीड कितना था, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप का देखते हैं अगर क्वेश्चन होगा तो।
इस टाइप का क्वेश्चन और नहीं है, ठीक है। अगर आपका बुक में होगा तो आप खोज करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं अब। आगे देखते हैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान यानी मास, MASS, मास। द्रव्यमान का मतलब होता है मास, ठीक है। अब द्रव्यमान के बारे में हम जानते चलिए। हाँ, देखिए द्रव्यमान किसको बोलते हैं, सुनिएगा। हाँ, किसी वस्तु में पदार्थ के वर्तमान परिमाण को, किसी वस्तु में पदार्थ के वर्तमान परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए अच्छा से इसके बारे में। हाँ, अब ये परिमाण क्या है, अब ये परिमाण क्या है, ध्यान दीजिए। परिमाण का मतलब होता है, जैसे कि देखिए, कहने का मतलब हम एक वस्तु है, हम एक क्या है, वस्तु है। तो हम एक वस्तु है, तो अब मेरा एक अपना परिमाण होगा। परिमाण का अर्थ होता है जैसे कि कुछ वजन होगा, द्रव्यमान होगा, कुछ केजी होगा। जैसे कि मान के चलिए मेरा वर्तमान परिमाण है 50 से या 55 केजी होगा, 50 या 55 केजी मान के चलिए मेरा वर्तमान परिमाण क्या है, 55 केजी है, ठीक है। तो उसी प्रकार हर वस्तु का, पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, हर वस्तु का एक अपना परिमाण होगा। जैसे मान लीजिए इसका 10 या 15 से 15 ग्राम इसका होगा, ठीक है, 15 ग्राम होगा। कोई पेन होगा तो 10 ग्राम होगा, ठीक है। कोई किताब होगा तो मान के चलिए 100 ग्राम होगा या 1 केजी होगा, ठीक है। तो हर वस्तु का अपना एक क्या होता है, परिमाण होता है। तो हाँ, परिमाण होना चाहिए तो वर्तमान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्तमान। तो किसी वस्तु के वर्तमान परिमाण को, ठीक है, उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु के परिमाण को वर्तमान में क्या कहते हैं, उसको हम लोग कौन, द्रव्यमान कहते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब यहां से पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रव्यमान जो होता है ये एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश, ठीक है। अदिश यानी, इस ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान से हम किसी दिशा का, ठीक है ना, किसी दिशा का हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान से हम किसी दिशा का पता नहीं लगा सकते, तो इसलिए द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। और द्रव्यमान का अगर एसआई मात्रा का अगर बोला जाए तो केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, समझिए। हाँ, देखिए द्रव्यमान को अगर हम मापते हैं तो इससे किससे मापा जाएगा, तो हम द्रव्यमान को किससे माप पाएंगे, साधारण तुला से। किससे माप पाएंगे, साधारण तुला। अब ये साधारण तुला क्या है, आप लोग इस प्रकार का तुला देखे होंगे, ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से तुला आप देखे होंगे, बाजार आप जाते होंगे, इस टाइप का आपको तुला मिलता होगा, इसको बोलते हैं साधारण तुला, ठीक है। तो इस तुला से हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग। आजकल तो डिजिटल आ गया है, क्या हो गया है, डिजिटल। सामान रखो तुरंत नंबर दिखा देगा कि कितना ग्राम है, 900 ग्राम, 100 ग्राम, कितना, 1 ग्राम भी मिक्स नहीं होता, एकदम 100% एकदम सही वजन देता है, ठीक है ना, देता है। तो द्रव्यमान को अगर हम मापते हैं तो इस प्रकार के तुला से, इस तुला को बोलते हैं साधारण तुला। क्या बोलते हैं, साधारण तुला बोलते हैं। इस तुला के माध्यम से हम द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। फिर सुनिएगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी होता है, ठीक है। और द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, साधारण तुला से माप सकते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचिए आप, ठीक है, हम अपना द्रव्यमान किस प्रकार माप सकते हैं, हम ध्यान दीजिए। जैसा भी हम बताएं कि मेरा द्रव्यमान 55 केजी है, ठीक है। तो हम अपना द्रव्यमान जो है पृथ्वी पर ज्ञात कर पाए कि 55 केजी है, ठीक है। तो किसके कारण ज्ञात कर पाए, तो इसका पीछे मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु का या पिंड का या किसी व्यक्ति का हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल खत्म तो हम अपना द्रव्यमान भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए हम चल गए अंतरिक्ष में, कहाँ चल गए, अंतरिक्ष में चल गए, ठीक है ना, अंतरिक्ष में चल गए। अरे काम करते हैं हम, वजन बटखरा जो होता है जिसको साधारण तुला बोलते हैं, उसको भी लेकर चल गए। अगर वहां पर हम अपना नाप लेंगे तो क्या वहां पर मेरा वजन आ पाएगा 55 केजी, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। और जहां गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो वहां पर हम अपना द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं माप पाएंगे,
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया। ठीक है, तो पृथ्वी पर हम अपना सही द्रव्यमान का माप कर पा रहे हैं, इसका पीछे है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में हम अपना सही द्रव्यमान का माप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्या ब्रह्मांड के सभी वस्तु पर, ब्रह्मांड के सभी स्थान पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान आपका द्रव्यमान का मान नियत होता है? तो एकदम सही है। ठीक है, ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर आपका द्रव्यमान नियत होता है। क्या होता है? नियत, कांस्टेंट, नहीं बदलता है। आप किसी भी स्थान पर चल जाइए, आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर मेरा 55 kg द्रव्यमान है, अगर हम चंद्रमा पर चल गए तो चंद्रमा पर भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वहां पर भी मेरा द्रव्यमान कितना होगा? 55 kg होगा। अगर हम शुक्र ग्रह में चल गए, ठीक है, तो वहां पर भी मेरा वजन कितना, मतलब द्रव्यमान कितना होगा? 55 kg। अब मान के चलिए पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह में जीवन संभव है? सोचिए तो एक बार, सोचिए एक बार। मंगल ग्रह में, ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह में भी जीवन क्या है? संभव है। अगर यहाँ से हम मंगल ग्रह चले जाते हैं, अगर वहां पर अगर हम साधारण तुला से अगर हम अपना माप लेते हैं, तो वहां भी मेरा द्रव्यमान 55 kg ही होगा। द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। यानी ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, वहां पर द्रव्यमान नियत होता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं द्रव्यमान के बारे में आप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो द्रव्यमान क्या बोलेगा? तो वस्तु में वर्तमान पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रव्यमान कैसा है, मात्रा क्या है? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक आपका हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रव्यमान का SI मात्रक, द्रव्यमान यानी मास का द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में ही, गुरुत्व बल के उपस्थिति के कारण ही एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप द्रव्यमान का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, यहां से ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लास 9 के लिए ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, भार को हम लोग क्या कहते हैं? वेट। ठीक है, भार क्या है, वेट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग, हाँ देखिए वेट क्या है। पृथ्वी किसी वस्तु को, ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस आकर्षण बल से अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस आकर्षण बल से क्या करती है? खींचती है। उस वस्तु पर, हाँ, उस वस्तु पर, उस स्थान पर, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? भार। यदि उस वस्तु का उस स्थान पर क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, ठीक है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल से खींचती है, उस स्थान, मतलब उस स्थान पर उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे अगर मान के चले अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, तो हम पृथ्वी के ऊपर ही ना खड़े हैं, हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, तो पृथ्वी क्या कर रहा है, अपने केंद्र की ओर क्या कर रहा है, हमको खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। किस आकर्षण बल से खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उस वस्तु का मतलब मेरा इस स्थान पर, मेरा इस स्थान पर क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भार। हम इस स्थान पर खड़े हैं, ठीक है, तो पृथ्वी क्या कर रहा है, इस स्थान पर ही हमको अपने केंद्र की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो खींच रहा है, तो इसी स्थान पर ही मेरा क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। ठीक है, आप जिस स्थान पर अभी मौजूद हो, ठीक है, उस स्थान पर पृथ्वी के अपने केंद्र की ओर क्या कर रहा है, आपको खींच रहा है, तो आपका उस स्थान पर क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल से खींचती है, जिस आकर्षण बल से खींचती है, उस वस्तु का उस स्थान पर भार कहलाता है। भार कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहां से भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन यानी एन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और भार एक सदिश राशि है। ठीक है, भार एक क्या है, सदिश राशि है। क्वेश्चन आया हुआ है, भार एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। भार का एसआई मात्रक क्या है बोलेगा तो न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। याद रखिए, भार का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। भार सदिश राशि की अदिश राशि है, सदिश राशि। भार सदिश राशि है कि अदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, भार को हम लोग किससे मापते हैं। जैसे अभी आपको हम बताएं कि द्रव्यमान को हम साधारण तुला से माप सकते हैं, तो भार को किससे मापते हैं, तो भार को हम माप सकते हैं कमानीदार तुला से। किससे माप सकते हैं, कमानीदार तुला। इस प्रकार का तुला आप लोग देखे होंगे, ये लटकने वाला होता है, इस टाइप से ऐसे रहता है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस टाइप से लिखे रहता है। ठीक है, इसको एक खंभा में लटका दिया जाता है। किसी वस्तु का अगर वजन करना है, भार निकालना है, तो उसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, उसको टांग दीजिए। यहाँ पर टांग दीजिए, तो यहाँ पर एक कांटा रहता है, वो अपने आप जहाँ पर दिखाएगा, अगर 10 में दिखा रहा है तो 10 kg, 15 में दिखाएगा तो 15 kg, 20 में दिखाएगा तो वो 20 kg होता है। इसको बोलते हैं कमानीदार तुला। क्या बोलते हैं इसको, कमानीदार तुला। तो भार को हम कमानीदार तुला से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तीसरा पॉइंट, भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अभी बताए थे द्रव्यमान के बारे में, ब्रह्मांड के आप किसी भी ग्रह उपग्रह में चल जाइए, द्रव्यमान आपका नियत होता है। तो क्या भार भी ऐसी नियत होता है क्या। मान लीजिए यहाँ पर मेरा भार, जैसे भार कैसा मात्रक बताएं आपको, न्यूटन होता है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा भार 50 न्यूटन है। ठीक है, तो क्या अगर हम चंद्रमा पर चल जाएंगे तो क्या मेरा भार 50 न्यूटन होगा। क्या अगर हम बुध ग्रह में चल जाए, मंगल ग्रह में चल जाए, शुक्र ग्रह में चल जाए, तो क्या मेरा भार 50 न्यूटन ही होगा। एक बार सोचिए तो आप एक बार, क्या सही में इतना ही होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, भार जो होता है नियत नहीं होता है। ठीक है ना, भार नियत नहीं होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, भार जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है।
ठीक है, हर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल अलग मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसी प्रकार हर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण का मान भी अधिक अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो आप हर ग्रह में भार भी अलग अलग होगा। जैसे कि मान के चलिए मेरा भार यहाँ पर भार अगर 50 न्यूटन है, चंद्रमा में घुस गए हम, ठीक है, चंद्रमा में चल गए, तो हो सकता है कि वहां 8 न्यूटन हो, कितना हो, 8, 8.5, 8.6 ऐसा न्यूटन हो। ठीक है, शुक्र ग्रह में चल गए तो हो सकता है कि ज्यादा ही बढ़ सकता है मेरा भार। मंगल ग्रह में चल गए, वहां तो जीवन संभव है। ठीक है ना, तो वहां अगर चल गए तो हो सकता है मेरा वहां भार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो भार नियत नहीं होता है। ठीक है ना, अलग अलग ग्रह में, ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह में जाइए, उपग्रह में जाइए, भार अलग अलग होता है, भार नियत कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, देखिए आगे देखिएगा। भार, भार का सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना, क्या होता है, भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना आपका होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। भार का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। भार को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेट, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, गुरुत्वीय त्वरण को जी, यानी W इक्वल टू mg इसका सूत्र होता है। भार का सूत्र क्या होता है, W इक्वल टू mg। देखते हैं इससे संबंधित कुछ अगर क्वेश्चन होगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। नहीं है, बस इतना ही जानिए, क्वेश्चन फिलहाल यहां दिया नहीं है तो इसलिए इतना ही जानिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भार के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा भार यहाँ पर 60 न्यूटन है, तो क्या चंद्रमा में भी मेरा भार इतना ही होगा? नहीं, बिल्कुल चंद्रमा में इतना भार मेरा नहीं होगा। ठीक है, अब इतना नहीं होगा तो कितना होगा ये जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। कहने का मतलब है यदि मेरा भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर अगर हम जाएंगे तो वहां मेरा भार 10 न्यूटन होगा। कितना होगा? 10 न्यूटन। 60 को आप 1/6 से गुना कर दीजिए, 6 का 6, 6 दहिए 60, तो 6 का पढ़ा 10 पर बोल रहे तब 60 आ रहा है, तो 10 न्यूटन होगा। ठीक है, अगर आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आया तो चलिए देखते हैं एक बार। हाँ, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आता है और पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार, कोमा, पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। 1 क्या होता है? 6 गुना होता है। अब आगे और समझिए, देखिए। हाँ, देखिए चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी पर वस्तु का भार का, हाँ दीजिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। समझिएगा, चंद्रमा का पर वस्तु का भार निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना होगा? 1/6 गुना। जैसे अगर एग्जाम्पल मान के चलिए हम निकालने वाले हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार। ठीक है ना, अगर क्या बोला, देखिए पृथ्वी पर वस्तु का भार, जैसे मान के चलिए पृथ्वी पर मेरा वस्तु का भार है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, तो गुना कर देंगे कितना? 1/6 से।
न्यूटन हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6 का 6, 6 दहिया 60, तो 10 एका 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार मेरा कितना आया, 10 न्यूटन आया, क्योंकि भार कैसा है मात्रक तो न्यूटन होता है, तो कितना न्यूटन आया, 10 न्यूटन। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर मान के चलिए पृथ्वी पर मेरा वस्तु का भार, अगर मान लीजिए 48 kg यानी न्यूटन है, 48 न्यूटन है, ठीक है ना, तो चंद्रमा पर कितना होगा, बस 1/6 से गुना कर दीजिए आप। ठीक है, तो 6 का 6, 6 8 48 यानी 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 न्यूटन हो गया, यानी 8 एका 8 न्यूटन। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आगे देखिए, अगर मान के चलिए पृथ्वी पर मेरा भार 120 न्यूटन है, कितना है, 120 न्यूटन है, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए तो मेरा चंद्रमा पर भार निकल जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो 6 का 6, 6 दूना 12 0, 20 एका 20, 20 न्यूटन, यानी चंद्रमा पर मेरा भार कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, अब देखिए आगे, एक पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आपका 9th क्लास में जो मैथ सब दिया होगा आप बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, अब इसी पॉइंट को हम घुमा देते हैं, क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। यहां पर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार निकालने के लिए बोला है, अब क्या करेंगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निकालते हैं। हाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन छका देता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो डरना नहीं है। देखिए इधर देखिए, पृथ्वी पर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, कोमा, हम निकालने वाले हैं पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, ठीक है ना। चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार का कितना गुना होगा, 6 गुना होगा, 6 गुना होता है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का कितना गुना होता है, 6 गुना होता है। देखिए कैसे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निकाल रहे हैं, पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर चंद्रमा पर वस्तु का भार का कितना गुना होता है, 6 गुना होता है बोल रहा है। ठीक है ना, तो हम पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार निकालना है तो आपको ये ज्ञान जानकारी होना चाहिए कि चंद्रमा में उस वस्तु का भार कितना होगा। ठीक है ना, तो मान के चलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है 7 न्यूटन है, कितना है, 7 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर कितना होगा, गुना कर दीजिए 6 से, 7 6 का 42, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो गया, 42 न्यूटन। मान लीजिए चंद्रमा पर मेरा ही भार मान के चलिए 7 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर आए तो 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चंद्रमा में 7 न्यूटन था, पृथ्वी में आए तो 6 से गुना कर दीजिए, 7 6 का 42 न्यूटन, खत्म। ठीक है, अगर मान लीजिए चंद्रमा पर मेरा 10 न्यूटन भार है, हम चंद्रमा गए, चंद्रमा में मेरा भार कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही पृथ्वी पर आए, ठीक है, तो मेरा जो चंद्रमा में जो भार था उसको 6 से गुना कर दिए, 10 6 के 60, तो इसका मतलब है 10 6 के 60 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन हो गया, 7 न्यूटन। ठीक है ना, 60 न्यूटन है 60 न्यूटन। मान लीजिए मेरा बहुत ले लिए, अब आपका भार लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपका भार जो है चंद्रमा में, ठीक है, 20 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर कितना होगा, 20 को किससे गुना करने वाले हैं, 6 से। किससे गुना करने वाले हैं, 6 से, तो 20 6 के 120 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, निकालने क्या दे रहा है, चंद्रमा पर वस्तु का भार निकालने के लिए बोल रहा है या पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निकालने के लिए बोल रहा है, ये गौर से देखिएगा एक बार। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर आपका खत्म। तो पहले पार्ट 1 आपको यूट्यूब चैनल में छोड़ दिया गया था, @ प्रजापति क्लासेस।
42 में, ठीक है। और अब छोड़ दिए, आप छोड़ दे रहे हैं आपका पार्ट 2, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।